नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 10th क्लास साइंस का 50 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आप आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। और यह 50 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी VVI गेस प्रश्न है दोस्तों। और यह आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यानी इसी से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% आकर यानी फाइनल बोर्ड परीक्षा में छपेगा इस प्रश्न में से, ठीक है। तो इसलिए आप लोग से दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और यह जो आने वाला प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में उसे आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के यह शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरा साइंस का सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अगर और भी अदर सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी को देखिए। आपको वहाँ पर सिर्फ वही प्रश्न करवाया गया है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी आने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग जाकर फटाफट अब देखिए, क्योंकि आपके पास अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिसमें 50 प्रश्न जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है VVI गेस प्रश्न है वही करवाया गया है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आज के इस वीडियो में पहला प्रश्न। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ए ऑप्शन द्वारा बहुत कम होता है, बीम दर परिवर्तित नहीं होता है, सीम दर बहुत अधिक बढ़ जाता है और डीम दर निरंतर परिवर्तित होता है। तो दोस्तों लघु पतन के समय परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है ना, वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण का आवर्धन होता है। समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वह क्या होता है, यानी आपको समतल दर्पण का बताना है आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। तो 0 होता है, 1 होता है, 3 होता है, अनंत होता है। तो यह 1 होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, यानी कौन सा मात्रक जो होगा यूनिट जो है वाट के बराबर है। तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, P क्या होता है, W/T होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरा क्या है, शक्ति है। तो शक्ति का यूनिट हम लोग जानते हैं क्या होता है, वाट होता है। यानी 1 वाट बराबर ये मेरा क्या है, वर्क है। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, यानी कि जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए मेरा यहाँ पे जूल सेकेंड दे रहा है ना, तो वाट के बराबर क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देखते हैं। चौथा नंबर पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यह लीवर है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीवर, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। निम्न में से कौन जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, कोयला है, लकड़ी है, प्राकृतिक गैस है, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक गैस जो है दोस्तों यह स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, यानी कि इससे जो है ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलता है, इसलिए मेरा यह स्वच्छ ऊर्जा स्रोत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, वह हमारे घरों में जो भी लाइन आता है ना, उसका जो होता है वह 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा यानी AC करंट रहता है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा। इस वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 50 काफ़ी VVI प्रश्न आज के इस वीडियो में हम बताएंगे, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू यानी 100% जाके लड़ेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग इस वीडियो में जो 50 प्रश्न हम करवाए हैं उसे आप लोग अच्छी तरह से देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए और लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। धातु को जो है, कौन धातु जो है जिसे चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। मेरा 8वां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, सभी के लिए। तो यह इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कि सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि 6 फीट लंबे व्यक्ति को अपनी पूरी तस्वीर समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। यानी दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न पूछ रहा है कि 6 फीट का कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। उसका अगर पूरा प्रतिबिंब देखना, जैसे ये मेरा जो है ना आदमी है, ठीक है। 6 फीट का यह आदमी है, ठीक है। इसका अगर हमें ये मेरा यानी कि ये मेरा
यह मेरा समतल दर्पण है, यह 6 फीट का इसका हाइट है, ठीक है ना। तो इस यानी पूछा जा रहा है कि यह मेरा जो समतल दर्पण होगा यह किसका यानी कितना इसका लंबाई होना चाहिए कि यह 6 फीट का जो लंबाई का व्यक्ति है वह पूरी तरह से इस आईने में आ जाए। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे अगर 6 फीट का आदमी रहेगा तो इसका आधा कर दीजिएगा, आधा करिएगा तो कितना आएगा 3, यानी 3 अगर 3 यानी 3 फीट का अगर 3 फीट का अगर कहने का मतलब 3 फीट का अगर कहने का मतलब दर्पण रहेगा आपका समतल दर्पण, तो इस आदमी का पूरी तरह से इसमें इमेज बन जाएगा। समझ गए आप? यानी कि अगर 6 फीट का अगर लंबा व्यक्ति है तो इसका आधा कर दीजिएगा उतना, यानी कि आधा जो होगा वह दर्पण का न्यूनतम लंबाई होगा, तो उतना अगर रहेगा तो वह उसका यानी फुल इमेज बन जाएगा। यानी अगर 4 फीट का यानी कोई भी वस्तु है तो उसका यानी प्रतिबिंब बनाना है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई 10 फीट का अगर कोई लंबाई का कोई है तो उसको कहने का मतलब कोई वस्तु है तो उसको अगर हम पूरा इमेज देखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें 6 पूछा जा रहा था तो 6 के लिए कितना हो जाएगा 3 फीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है वो कैसा होता है, तो वह अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया अवतल दर्पण। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम कोई वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटेड अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जो जनन अंग होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तना में, जड़ में, पुष्प में, फलों में। तो पुष्प में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी पुष्प में जो पौधे में जो जनन का जो भी प्रक्रिया होता है वो पुष्प के द्वारा होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी उत्तल लेंस है, किसी वस्तु को फोकस पर रखा जा रहा है, कहाँ पे रखा जा रहा है फोकस पे, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा, तो वह अनंत पे बनेगा। आप लोग याद रखिएगा अगर फोकस पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं मेरा 13 नंबर। पूछा जा रहा है कि निम्न में से विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, तो वह वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। पूछा जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है जब प्रकाश की किरणें जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यानी पूछा जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कब होगा, जब प्रकाश की किरणें किस में यानी कौन सा माध्यम से कौन सा माध्यम में जाएगा तब जाके पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाता है, ठीक है ना, प्रकाश का जो किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तब जाकर पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 15 नंबर। पूछा जा रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी है। काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 16 नंबर। पूछा जाए कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। बताना है दोस्तों कि कौन जो है एक उभयलिंगी जंतु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है, ठीक है। बाकी यह सब बिल्ली, बकरी ये सभी नहीं है, कुत्ता ये सभी नहीं है। केचुआ जो होता है उभयलिंगी, यानी कि इसमें नर और मादा दोनों एक ही में रहता है, ठीक है ना। तो उसी को उभयलिंगी जंतु कहते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 17 नंबर। पूछा जा रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पहले भी बताए थे कि कम से कम आप लोग 1 से लेकर 20 तक आप लोग जो भी एटॉमिक यानी परमाणु संख्या उसे आप लोग जरूर से ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक साल पूछा जाता है। अच्छी तरह से याद रखिएगा तो आप आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या है, ठीक है। यानी है 18 है, 17 है, 19 है या 20 है। तो 19 होता है। पोटेशियम का कितना होता है 19। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 18 किसका होता है, तो यह आर्गन का होता है। और 17 किसका होता है, तो यह क्लोरीन का होता है। और 20 किसका होता है, तो कैल्शियम का होता है, ठीक है। आप लोग ये सभी का भी याद रखिएगा। आपके
आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा था पोटेशियम, पोटेशियम को हम के से डिनोट करते हैं, इसका जो है 19 होता है एक परमाणु संख्या, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 18 नंबर। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसका भी आप तैयारी करना चाहते हैं, जाकर वहाँ पर हमारे वीडियो देख सकते हैं। आपको शानदार प्रश्न करवाया गया है आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए। वही प्रश्न हम करवाए हैं दोस्तों जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग नहीं देखें अगर वो सभी वीडियो तो जाइए, हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग फटाफट एग्जाम से पहले सभी को देख लीजिए। देखिए 18 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि टूथपेस्ट कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से सभी। तो टूथपेस्ट जो होता है वह क्षारीय होता है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 19 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो फॉर्मिक अम्ल का जो IUPAC यानी आयुपेक नेम होता है वह मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 20वां नंबर। पूछा जा रहा है कि फूल में कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का जो कौन सा भाग होता है वह फल में बदलता है, तो वह अंडाशय बदलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको 50 टॉप VVI प्रश्न बताए हैं जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है, यानी हूबहू जाकर इसमें से लड़ेगा प्रश्न। इसलिए सभी प्रश्नों को जो भी इसमें करवाए हैं आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, यही प्रश्न पूछा जाएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। ठीक है ना, काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है ये 50, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। पूछा जाए कि मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन सा दर्पण रहता है, यानी पीछे का वस्तु को देखने के लिए जो भी पीछे का वस्तु है उसको देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन सा दर्पण रहता है, तो उत्तल रहता है। अगला प्रश्न अब देखते हैं 22 नंबर। पूछा जाए कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले जो यंत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं, तो वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीटर क्या मापता है, तो यह विद्युत धारा को मेजर करता है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, यानी अमीटर किसको मापता है, विद्युत धारा का, और वोल्ट मीटर किसे, यानी वोल्ट मीटर किसको मापता है, तो विभवांतर को मापता है, तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों अब आपका समय बहुत कम है बोर्ड परीक्षा में, और आपके लिए शानदार प्रश्न आपको हम प्रोवाइड कराएंगे फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम जब भी आपके लिए वीडियो लेकर आएँ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएँ, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अगर आप लोग पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हुए तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, यानी हाइड्रोजन बम जो होता है वह किस अभिक्रिया पर आधारित होती है, तो वह नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न अब देखते हैं 24 नंबर। पूछा जा रहा है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, तो यह 50 हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, मेरा ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। पूछा जा रहा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वह क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी कौन सा रोग होता है, यानी हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन के कमी से दोस्तों एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है इस साल के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। पूछा जा रहा है कि मुख्य गुहा में आहार का
कौन सा भाग का पाचन होता है, यानी मुख गुहा कहने का मतलब मुंह से ही कौन सा आहार का जो कौन सा भाग होता है वह पाचन शुरू हो जाता है। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, न्यूक्लिक अम्ल का। तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मेरा 29 नंबर प्रश्न पूछा जाए कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी विद्युत हीटर का जो कुंडली बना हुआ होता है वह किसका बना होता है, तो वह नाइक्रोम का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा इससे भी, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो यह टंगस्टन का बना होता है। और विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर पूछा जा रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, यानी किसी कुंडली का जो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो क्या है। तो देखिए आप लोग फार्मूला जानते होंगे, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ से अगर R बराबर हम वैल्यू अगर यानी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, V बटा के I हो जाएगा। तो देखिए V बटा के I किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस फार्मूला की याद अगर होगा आपको तो इसका आप यानी कि निकाल सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध। तो दोस्तों टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो इसका जो प्रतिरोध होता है अर्धचालक का, ठीक है ना, तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अर्धचालक का बात कह रहा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही अगर सिर्फ चालक का बात कहता, सिर्फ चालक का बात कहता तो वहाँ पर बढ़ जाता, ठीक है ना। आप लोग दोनों अच्छी तरह से याद रखिएगा, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग दोनों बता रहे हैं, आपको अच्छी तरह से दोनों याद रखिएगा, आप गलत करके एग्जाम में नहीं आइएगा। ये भी प्रश्न एग्जाम में 100% आएगा, अच्छी तरह से याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा साइंस का सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर जाकर देखिए। आपको साइंस में 2 नंबर वाला प्रश्न जो होता है पूछा जाता है, 50 से ज़्यादा प्रश्न आपको हम करवाए हैं और उससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग नहीं देखें तो जाकर देखिए दोस्तों, उसमें सिर्फ जो आने वाला प्रश्न है वही आपको बताए हैं, यानी VVI गेस प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जाकर देखिए। और भी दूसरा सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, नहीं तो आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग जाइए और देखिए। मैथ का, सोशल साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का सारा का आपको अवेलेबल है, जाकर आप लोग फटाफट देख लीजिए। अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है दोस्तों, तो आप लोग आपका जो टारगेट है अगर उससे पूरा करना चाहते हैं तो आप लोग जाइए, मेहनत करिए। अब क्योंकि समय कम है इसलिए मेहनत तो अब करना होगा, जी जान लगाकर जितना आपके पास एनर्जी है पूरा लगा दीजिए। यही जो समय है, लास्ट का जो समय होता है, इसी में आपका जो है रिजल्ट बेहतर हो सकता है। बस आप लोग मेहनत करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है, तो वह लाल रंग का होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल रंग का। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, 33 नंबर पूछा जा रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बॉक्साइट जो होता है वह एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, 35 नंबर पूछा जा रहा है कि किस दर्पण के द्वारा वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनता है, यानी किस दर्पण में किसी भी वस्तु का अगर हम यानी उसका प्रतिबिंब देखेंगे तो वह वस्तु के बराबर ही होना चाहिए, यानी 2 मीटर का है तो 2 मीटर का उसका प्रतिबिंब भी बनना चाहिए। तो यह समतल दर्पण में होता है, ठीक है। समतल दर्पण में जितना वस्तु का यानी वस्तु का साइज होता है उतना ही उसका प्रतिबिंब का साइज होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार। तो मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है 1.4 kg के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ग्राम में दिया रहेगा तो 1400 ग्राम होगा, ठीक है। दोनों अच्छी तरह से याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। ग्राम में रहेगा तो 1400 ग्राम में रहेगा, यह तो केजी में रहेगा तो 1.4 kg रहेगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, 37 नंबर प्रश्न
पूछा है कि मीथेन का सूत्र होता है, तो मीथेन का CH4 होता है। ठीक है, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान सवाल था, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, अगर नहीं याद होगा जिनको तो। अगला प्रश्न अब देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। पूछा है कि सामान्य नेत्र में के लिए दूर बिंदु है, सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो कितना होता है, तो अनंत होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। पूछा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दाढ़ी बनाने के लिए भी जो होता है अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो दोनों यानी इस प्रश्न में याद रखिएगा। ठीक है, दांत यानी दंत यदि दांत रोग का जो भी चिकित्सक होता है, दंत चिकित्सक, वह जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, और दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। पूछा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का होता है। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। पूछा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा है 42 नंबर। पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, तो वह पॉजिटिव होती है। आप लोग याद रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, और अवतल लेंस का पूछा जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, आप लोग दोनों अच्छी तरह से याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत से हम क्वेश्चन को अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाते हैं, ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएँ। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जब लाइव क्लास लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर। पूछा जा रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो डार्विन ने लिखी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 44 नंबर प्रश्न। पूछा जा रहा है कि पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, तो परितारिका करता है। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 45 नंबर। पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, विद्युत परिपथ में जो विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है किस में जोड़ा जाता है, तो विद्युतमय तार में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 46 नंबर। पूछा जा रहा है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, डायनेमो के द्वारा जो यानी कौन सा ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा में बदला जाता है डायनेमो के द्वारा, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत का सुचालक है, सल्फर है, क्लोरीन है, ग्रेफाइट है, आयोडीन है। तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, आप लोग कमेंट जरूर से ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। पूछा जाए कि जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो जरा दृष्टि दोष का जो उपचार किया जाता है वो बाइफोकल लेंस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे नेत्र पे किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, तो वह वास्तविक, उल्टा और तथा छोटा बनता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों। यह प्रश्न 100% आपके बोर्ड पे हमें प्रश्न पूछा जाएगा, तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अगला प्रश्न मेरा 50 नंबर प्रश्न, यह मेरा लास्ट प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि परागकोश में पाया जाता है, परागकोश में पाया जाता है तो परागकण पाया जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 50 काफ़ी
महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। हूबहू आके ये सब प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से याद आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न का आंसर आप जानते थे आप लोग ये भी हमें बता सकते हैं आप लोग। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। इसी तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए ताकि जो आपका टारगेट है, आपका माँ बाप का सपना है, उसे आप पूरा कर सकें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।